श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम अल्मोड़ा उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा प्राचीन और भव्य मंदिर जो कि आज की हमारी मंजिल है। हमने अपनी मंजिल की शुरुआत करी अपने होम टाउन बरेली से, जो कि हल्द्वानी, भीमताल, भवाली, कैची धाम के रास्ते पूरी हुई। बरेली से जागेश्वर धाम लगभग 223 किलोमीटर है। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप मुरादाबाद, नैनीताल, कैची धाम के रास्ते पहुंच सकते हैं, या फिर आप बरेली वाला रूट भी ले सकते हैं। तो चलिए अपनी इस मंजिल का सफ़र शुरू करते हैं। बरेली से हल्द्वानी वाले रूट पे आपको 2 टोल पड़ेंगे, बट ये NHAI के अंडर नहीं आते हैं या फास्टैग काम नहीं करता है। बट अच्छी बात यह है कि एक टोल पे दी गई फीस अगले टोल पे काम आती है। हम जैसे ही हल्द्वानी क्रॉस करते हैं तो खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा हमें दिखने लग जाता है, और ये इतना मनमोहक था कि रोक के मेरा वीडियो बनाने का मन किया। काठगोदाम का ये पुल दर्शाता है कि अब आप पहाड़ों पे आ गए हैं। तो पहाड़ों पे पहुंचकर हमने थोड़ा रेस्ट किया और नाश्ता करके व्यूज़ का मज़ा लेके फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। जागेश्वर जाने के 2 रास्ते हैं। आप नैनीताल वाले रूट पे जोलीकोट होते हुए भी जा सकते हैं या फिर भीमताल होते हुए जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भीमताल होते हुए जाएं। यहाँ पर आपको भीमताल लेक का व्यू मिलेगा। आप भीमताल लेक में वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वाटर राइड्स ले सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, और उसका आनंद लेने के बाद फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। भीमताल क्रॉस करने के 2 रास्ते हैं, या तो भीमताल शहर के अंदर से जाया जाए या भीमताल का बाईपास लिया जाए। मैं हमेशा भीमताल बाईपास प्रेफर करता हूँ, क्योंकि शहर के अंदर से अमूमन भीड़ मिलती है। यदि आप नैनीताल वाले रूट से जोलीकोट होते हुए आएंगे तो आप इधर लेफ़्ट वाले रास्ते से आएंगे। भीमताल वाले रास्ते से ये रास्ता मर्ज हो जाता है, यानी आगे का सफ़र कॉमन होता है। यहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से मरम्मत का काम चलता रहता है, तो कभी कभी रास्ते संकरे हो जाते हैं। जागेश्वर धाम के रास्ते में भवाली रेंज क्रॉस करने के बाद आपको मिलेगा कैची धाम, जो कि बाबा नीम करोली महाराज का आश्रम है। मान्यता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी हनुमान जी के अवतार थे। तो हम यहाँ रास्ते में रुके, माथा टेका। कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चे मन से कोई भी मन्नत मांगता है तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है।
ये रास्ता गया है रानीखेत की ओर और हमें जाना है सीधा अल्मोड़ा। आज समय ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज अल्मोड़ा में स्टे करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम दर्शन के लिए जाएंगे। गर्म पानी क्रॉस करने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा और खूबसूरत हो जाता है। रास्ते के ये नज़ारे मन मोह लेते हैं। यहाँ पर रास्ते में ढुकाने वाटरफॉल पड़ता है। अगर आप समय लेकर निकले हैं तो वहाँ पर भी एक बार ज़रूर विज़िट करना। अब हमारा पहला स्टॉप अल्मोड़ा लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्मोड़ा का रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपका मन करेगा हर जगह रुककर फोटो खिंचवाने का। और ये हम फाइनली अल्मोड़ा में एंटर कर लिए हैं। अल्मोड़ा में हमने पहले से ही अपना होटल बुक कर लिया था, होटल हेरिटेज, तो बस उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपको और खूबसूरत नज़ारा दिखता रहेगा, और खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत पेड़। तो कुछ ये नज़ारा है हमारे होटल का। इस होटल का नाम है होटल हेरिटेज। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। कहा जाता है कि ये 1950 की कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। उस टाइम के कोई एक बहुत रिच फैमिली थे, वो इस प्रॉपर्टी को ओन किया करते थे। खैर, कोई अल्मोड़ा का लोकल बंदा ये देख रहा हो तो प्लीज़ मुझे इस पर्टिकुलर होटल के बारे में बताना कि ये प्रॉपर्टी किसकी रही थी और अब इसे कौन रन करता है। बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है ये। यहाँ से अल्मोड़ा का पूरा नज़ारा दिखता है। शाम में हमने थोड़ा सा अल्मोड़ा का मार्केट घूमा और फिर रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम की ओर। तो सुबह हो चुकी है। सुबह के 5 बजे हमने अपना होटल छोड़ दिया था, जिससे कि रास्ते में हमें ट्रैफिक ना मिले। ये रास्ता एक्चुअली वन वे था।
हमें आइडिया नहीं था ये जाने का नहीं है, बट सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं था तो शायद इस वजह से किसी ने रोका नहीं। और फिर अल्मोड़ा की इन संकरी गलियों में से गुजरते हुए हम फिर चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम। पहाड़ों में आके आपको इतना सुकून मिलता है जो कि आपको अपनी सिटी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। और वो भी सुबह सुबह इतनी शांति रहती है पहाड़ों में, बेहद खूबसूरत। यहाँ रास्ते में छोटे छोटे खाने के पॉइंट्स बने हुए हैं। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर रुक के आप नाश्ता करें, वादियों का मज़ा लें और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाएं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम मंदिर। यहाँ से श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम मंदिर की श्रृंखलाओं में से पहला मंदिर की शुरुआत होती है। मान्यता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा श्रृंखलाओं वाले मंदिरों में से एक श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम मंदिर है। यह मंदिर देवदार के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यह रास्ता पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो कोई भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते थे तो वो यहाँ दर्शन जरूर किया करते थे। यहाँ पर कुल 125 मंदिर निर्मित हैं, जिसमें से 108 भगवान शिव को समर्पित हैं और बाकी अन्य देवी देवताओं को समर्पित हैं। श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर धाम में जो लिंग स्थापित है वो 2 भागों में स्थापित है। एक भाग भगवान शिव को दर्शाता है और एक भाग माता पार्वती को। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है तथा जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने इस स्थान का भ्रमण किया तथा इनकी मान्यता को पुनर्स्थापित किया। जागेश्वर मंदिर समूह में 125 छोटे बड़े मंदिर सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण काल 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हुआ है।
यह मंदिर भगवान शिव तथा अन्य देवी देवताओं को समर्पित है, जिनमें योगेश्वर, भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलीश, बालेश्वर, पुष्टि देवी तथा कालिका देवी आदि प्रमुख हैं। खत्यूरी शासकों द्वारा इन मंदिरों का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया तथा चंद शासकों द्वारा समय समय पर दिए गए दानों से इनके धार्मिक समर्पण का बोध होता है। यह मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून का राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। यह मंदिर पूरे साल भर दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। मान्यता है कि जैसे इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 2 भागों में स्थापित है, वैसे ही यह वृक्ष 1300 वर्ष पुराना है और इसकी जड़ एक है, ऊपर जाके 2 भागों में बट जाता है, जो कि भगवान शिव को और माता पार्वती को दर्शाता है। यहाँ पर एक वृक्ष में से भगवान श्री गणेश की आकृति भी उत्पन्न होती है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरे तथ्यों में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती है तो मैं उसके लिए अभी क्षमा मांगता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने अगर कोई भी गलत तथ्य प्रोड्यूस किया है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में करेक्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मेरे साथ और मंजिलों में सफ़र करने के लिए। Thank you so much.